नमस्कार दोस्तों। तो कंटिन्यू करते हैं अपने पर्सनल फाइनेंस के लेक्चर को। और अगला टॉपिक हमारा सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान था SIP, ऐसे ही है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें क्या होता है, एक बार आप इन्वेस्ट करो, उसके बाद एक रेगुलर इंटरवल पे पैसा वापस लेते चले जाओ। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में इन्वेस्टमेंट एट वन गो और सिस्टमेटिकली विड्रॉ एट पीरियडिकल लेवल। जब जब आपको जरूरत हो, चाहे हर महीने पैसा आपको मिलेगा या फिर वीकली या क्वार्टरली, जो भी है। नाउ कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, जहां जिसपे कमोडिटी में ट्रेडिंग होती है। तो इंडिया में एट प्रेजेंटली 120 कमोडिटी में ट्रेडिंग होती है। ये शेयर्स नहीं, कमोडिटी की बात हो रही है। कमोडिटी में आपके क्रूड ऑयल हो सकते हैं, नेचुरल गैस, एनर्जी, स्पाइसेस, ठीक है ना, प्रीसियस मेटल्स आ सकते हैं, गोल्ड, ये सब इसी में आ जाते हैं। इंडिया हैज 22 कमोडिटी एक्सचेंज। इंडिया के पास अभी 22 कमोडिटी एक्सचेंज है, जहाँ पे 120 कमोडिटी में ट्रेडिंग होती है। जैसे कि फेमस में जो है वो यही है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज ICEX, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया NMCE और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDEX। ऐसे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा है कि भाई फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है, फ्यूचर में बायर और सेलर दोनों को अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होता है। ऑप्शन में किसी बायर के पास ही, जिसने ऑप्शन होल्डर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो वैसे ही चीजें, सेम चीजें होगी कमोडिटी में भी। कमोडिटी में भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, मैं भाई 2 महीने बाद मैं तुमसे गोल्ड खरीदूंगा या गैस खरीदूंगा, इतने रेट पे खरीदूंगा। तो खरीदने वाले को खरीदना होगा, बेचने वाले को बेचना होगा। तो कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उसी को कहते हैं। इसमें भी वो सारे के सारे पॉइंट्स रिपीटेड हैं कि स्पेकुलेटर्स क्या होता है, जो फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं। स्पेकुलेटर्स तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि उसको लगता है फ्यूचर में ये डिक्रीज होगा या हाई होगा, कि गोल्ड के रेट बढ़ेंगे या घटेंगे, उसके बेस पे स्पेकुलेशन है यहाँ भी। हैज का मतलब ये होता है कि भाई किसी को पता चल रहा है कि 2 महीने बाद दाल के प्राइसेस जो है बढ़ने वाले हैं, तो आज ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि मैं 2 महीने बाद जो ना इसी रेट पे बस दाल खरीदूंगा। तो अपने आप को लॉस होने से बचाना चाहता है, वो हेज करना चाहता है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि फॉरेक्स में भी हेजिंग चलता है। तो हेजिंग का मतलब होता है अपने आप को सेव करना, हेज दियर रिस्क, रिस्क को कम कर लेना। अगर उसको लगता है 2 महीने बाद प्राइसेस ज्यादा बढ़ने वाले, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कम दाम पे। लगता है प्राइसेस गिरने वाले हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है आगे चल के कि भाई मैं इतने पे बेचूंगा। तो अपने रिस्क को कम करने के लिए ना, ये हेजर्स होते हैं, हेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से वो हमने चैप्टर यूनिट 2 हमने फिनिश किया। तो अब हम चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। और यूनिट 3 में हमारा जो लेसन नंबर 1 है, पर्सनल टैक्स प्लानिंग। तो इसमें हम अपने टैक्स की प्लानिंग करेंगे। अपने टैक्स की प्लानिंग करें कि हमें अपना टैक्स कैसे कम करना है और लॉ को फॉलो करते हुए कम करना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल टैक्सेशन इसमें देखेंगे, टैक्सेशन का बेस क्या है, डेफिनेशन ऑफ पर्सन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन क्या है, असेसमेंट ईयर प्रीवियस, ये आपने पहले भी पढ़ा है तो थोड़ा बहुत इजी रहेगा यहाँ पे समझने में। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, केस वेयर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, जब केस है जब जिसमें असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर सेम हो जाता है। रेट ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 21-22 का क्या है, मतलब अगर असेसमेंट ईयर 21-22 है तो प्रीवियस ईयर इसका 20-21 रहेगा। सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ, एजुकेशन सेस क्या है, टैक्स रिबेट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट टैक्स रिबेट से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट जहाँ पे पर्सन को बेनिफिट मिल जाता है, या कौन सा अमाउंट है जो चार्जेबल टैक्स नहीं है। परमानेंट अकाउंट नंबर किसे कहते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर कौन अप्लाई कर सकता है, परमानेंट अकाउंट नंबर कहाँ पे बताया जाता है, और आधार को क्या पैन से लिंक करना जरूरी है। पेनाल्टी जब आधार और पैन आपस में रिलेटेड नहीं रहेंगे या उनको कंप्लायंसेज नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको यहाँ से शुरू करना है पर्सन की डेफिनेशन से। थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि जो हम इनकम टैक्स है वो कितने तरीके से कलेक्ट किया जाता है हमसे। पहला तो ये, जब हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो पूरे साल की इनकम कंप्यूट करते हैं, उसके बाद जो भी टैक्स निकलता है वो सरकार को देते हैं। दूसरा ये कि अगर हम किसी कंपनी में काम करते हैं, हमें सैलरी मिलती है, और हमारी सैलरी में से जो TDS कट के आता है, तो वो TDS जो ऑलरेडी सरकार को चला गया, वो भी हमारा ही पैसा है, जो हमने टैक्स पहले ही उसको दे दिया। या कहीं से भी आपकी कोई इनकम आती है, इसमें TDS पोर्शन कटा हुआ है, तो समझिए कि आप ऑलरेडी उसको टैक्स दे चुके हो। ऐसे टैक्सेस को बोलते हैं प्रीपेड टैक्स, ठीक है ना। तो ऑलरेडी आप प्रीपेड टैक्सेस दे चुके हो। इसीलिए जब ईयर एंड पे हम देखेंगे, उसमें से जो हमारी टैक्स की लायबिलिटी मानते हैं कि 50,000 आई टैक्स की, तो उसमें से हम देखेंगे प्रीपेड टैक्स कितना है, 10,000। तो हम नेट सरकार को फिर 40,000 ईयर एंड पे दे देंगे। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में पढ़ लेते हैं पर्सन की डेफिनेशन। किस किस को इनकम टैक्स दिया हुआ जाता है, तो इंडिविजुअल को दिया जाता है, जुडिशियल पर्सन को दिया जाता है, हिंदू डिवाइडेड फैमिली को टैक्स देना होता है, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं इंडिविजुअल को, कि अपनी पर्सनल टैक्सेशन हम करेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल, मैं आप सारे के सारे जो इंडिविजुअल हैं
और माइनर के केस में लीगल गार्जियन वो इंडिविजुअल कहलाएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जब एक पूरी फैमिली मिलकर कोई बिजनेस चला रही है और उसमें जो करता होता है वो हेड होता है, तो वो उसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। फर्म का मतलब जो पार्टनरशिप एक्ट में 1932 के अकॉर्डिंग उसने पार्टनरशिप फर्म बना ली है, और वो कंपनीज या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में इसने पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस कर रहा है। ये सब बिजनेस करने के तरीके हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन की भाई कोई एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट करना, छोटा सा वेंचर है, छोटा सा बिजनेस है, उसमें सारे 4-5 बंदे मिलकर काम किए और खत्म कर दिए, काम हो गया, प्रोजेक्ट खत्म, सारे सारे अलग हो गए, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी ऐसा ही काम करता है जो पर्सन ऑफ एसोसिएशन है। यहाँ भी कुछ इंडिविजुअल्स लोग मिलके आ जाते हैं और वो काम कर लेते हैं। तो बीओआई और एपीआई का जो एओपी का बेस्ट एग्जांपल क्या है? पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कम्युनिटी और कंटेनमेंट बोर्ड। ठीक है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है? वो नेचुरल पर्सन नहीं होते, बट इनकी खुद की आइडेंटिटी होती है लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में। ठीक है। तो इनके ऊपर डायरेक्टली केस किया जा सकता है और ये लोग किसी के ऊपर कर सकते हैं। तो ये सब होते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिनको एक राइट है, सारे के सारे जो एक इंडिविजुअल के पास राइट है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा पार्ट देखा कि कौन कौन से लोग हैं। अब आगे चलते हैं, हम असेसमेंट ईयर का मतलब देख लेते हैं। ये असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर होता है वो साल जिसमें आपके इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन होती है और आपको सरकार को टैक्स देना होता है। मतलब ये कि अगर अभी हम प्रेजेंटली देखें तो अभी हमारा पीरियड कौन सा चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ तो 1/4/2022 से 31 मार्च 2023, हम इस पीरियड में जो भी कमाएंगे ना वो हम देंगे 1/4/2023 से 31 मार्च 2024 तक में। इस पीरियड में हम देंगे, कमाया हमने, इसमें पैसा देंगे, इसमें टैक्स इसमें देंगे। तो जिस ईयर में हम टैक्स दे रहे हैं ना उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर, और जिस ईयर में हम पैसे कमा रहे हैं उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप इसको रीड कर लेना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर? असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में अभी अभी आपको डिफरेंस बता दिया मैंने कि असेसमेंट ईयर अगला फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है ना, और फाइनेंशियल ईयर जो प्रेजेंटली हम जिसमें काम कर रहे हैं। तो असेसमेंट ईयर भी एक फाइनेंशियल ईयर होगा, ऐसा नहीं है कि असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर हमेशा अगला साल होता है। फाइनेंशियल ईयर, प्रेजेंट ईयर भी फाइनेंशियल ईयर है। प्रीवियस ईयर मैंने आपको बताया जिस साल में हम पैसे कमा रहे हैं, जिस साल में हम पैसे कमा रहे हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो अभी प्रेजेंट पीरियड चल रहा है उसे हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे, और इसका असेसमेंट ईयर होगा 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जब उसी साल में, जिस साल में इसने कमाया है ना उसी साल में उसको टैक्स कर देते हैं। ऐसे लोगों को भरोसा नहीं कि भैया अगले साल तक तू रुकेगा नहीं रुकेगा, अगले साल तक मैं पैसे देगा नहीं देगा, अगले साल तक तेरा बिजनेस रहेगा नहीं रहेगा। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं भैया तेरे लिए इतनी फैसिलिटी नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अपना कंटिन्यूसली बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो यहाँ पे सालों सालों से रह रहे हैं, उन लोग ईमानदार लोगों के लिए जो नहीं भागेंगे हमारे देश को छोड़ के। तो इनकम टैक्स जब ऐसा भी है कि फाइनेंशियल ईयर सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वैसे तो कंप्यूट किया जाता है इनकम टैक्स को, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होंगे कि सेम प्रीवियस ईयर में भी टैक्स किया जा सकता है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे कि भाई इनकम टैक्स जो है इनकम अर्न कर लेते हैं हम प्रीवियस ईयर में, असेस्ड होता है सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जिसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। फिर क्या कहते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आपको एक ही पॉलिसी अपनानी होती है इनकम के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए। ये नहीं कि 6 महीने हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कर दिया असेट को, 6 महीने हमने रिटर्न डाउन वैल्यू से कर दिया, 6 महीने हमने स्टॉक की वैल्यूएशन मार्केट प्राइस पे कर दी, 6 महीने हमने स्टॉक की कैलकुलेशन हमने स्टॉक प्राइस पे कर दी। ऐसा नहीं, जो भी पॉलिसी बनाओगे वो पूरे साल में एक ही रहने वाला है। ठीक है ना। फिर फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों ही फाइनेंशियल ईयर होते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के पीरियड को हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। वही फाइनेंशियल ईयर तो बाद में फिर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर टैक्स के टर्म में कहलाते हैं। अगर हम टैक्स के टर्म में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को छोड़ दें तो सारे के सारे जो साल है वो फाइनेंशियल ईयर ही है। वो तो हमने अपने बुक्स अकाउंटिंग में भी सीखा है। ठीक है ना। फर्स्ट प्रीवियस ईयर जो देखो, जो अगर हम कोई नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं या नई इनकम सेटअप कर रहे हैं उसके लिए जो प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने से कम का भी हो सकता है। मैंने बिजनेस ही शुरू किया है अगस्त में, तो मेरा तो जो पहला प्रीवियस ईयर होगा वो 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक ही होगा, 1 अगस्त 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक ही होगा। लेकिन असेसमेंट ईयर हमेशा 1 साल का होगा। मतलब प्रीवियस ईयर 6 महीने का हो सकता है पहला,
8 महीने पहला ही बस, क्योंकि उसके बाद तो आपने बिजनेस कंटिन्यू किया, तो उसके पहले प्रीवियस ईयर को छोड़ के हर बार प्रीवियस ईयर भी 12 महीने का होगा, असेसमेंट ईयर तो किसी भी सिचुएशन में 12 महीने का ही होगा, क्योंकि असेसमेंट ईयर तो अगला साल है, अगला साल कैसे कम हो सकता है। तो बिजनेस जिस साल में आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो, नई इनकम सेटअप कर रहे हो, उसके लिए अगर कोई प्रीवियस ईयर की बात करें तो उसके लिए प्रीवियस ईयर 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने का भी हो सकता है, ठीक है। बट प्री असेसमेंट ईयर ऑलवेज एक साल का ही रहेगा। तो यही सारी चीजें यहाँ लिखी गई हैं। फर्स्ट प्रीवियस ईयर बिजनेस प्रोफेशन न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, न्यू सोर्स ऑफ इनकम। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, एक एग्जांपल से उन्होंने यही समझाया कि अगर आप अगस्त या सितंबर में शुरू कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर आपका 12 मंथ या उससे कम का भी हो सकता है। ये एग्जांपल बहुत ही सिंपल एग्जांपल, आप खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, हाँ यार ये यहाँ पे कम का हो रहा है। केसेस वेयर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द सेम ईयर और वेयर द प्रीवियस और द असेसमेंट ईयर द सेम। भाई अब वो केसेस देखने जा रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर में ही इनकम को असेस कर दिया था, असेस मतलब कंप्यूटेशन, उसी ईयर में जो प्रीवियस अभी चल रहा है, अभी जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हम उसे प्रीवियस ईयर ही तो बोलेंगे, तभी तो अगले साल में हम इसका टैक्स देंगे, तो अगले साल को हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। अभी जो कमा रहे हैं, जिस प्रीवियस ईयर हम कमा रहे हैं उसी में टैक्स दे देना है इससे। तो वो कम कौन से केसेस में, तो मैंने बताया ये कुछ ऐसे लोगों के लिए जो कभी बिजनेस बंद करके निकल लेंगे, कभी भी खत्म कर देंगे अपने बिजनेस को, तो उसके बोलते भैया तू अभी टैक्स दे दे, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, कोई विदेशी बंदा है, शिपिंग बिजनेस चला रहा है, बाहर से आया किसी भी जहाज में बिठा के लोगों को और इंडिया में जाके छोड़ दिया, तो फिर इंडिया में उस बंदे को बोलेंगे तू अभी तेरा का टैक्स कंप्यूट कर लेंगे और अभी तू टैक्स दे और निकल यहाँ से, क्योंकि तू लौट के तो आएगा नहीं ना अगले साल असेसमेंट ईयर में, जो मैं पिछले साल आया था, इतना इतना पैसा मैंने कमा लिया इंडिया से, अब ये लो जी मेरे से टैक्स नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट के केस में, नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं भाई, विदेशी, फॉरनर्स, तो ऐसे लोगों का तो बस आप इतना याद रखो, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, ऐसे केसेस, ऐसे लोगों के केसेस में प्रीवियस ईयर में ही इनकम टैक्स कर दिया जाता है, इनकम टैक्स ले लिया जाता है। और दूसरा असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, भाई कोई बंदा इंडिया ही छोड़ के जा रहा है पहली बार, मतलब इंडिया छोड़ के चला ही जा रहा है वहां पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, रहने के लिए, तो उसको बोलेंगे यार अभी तक जो तूने कमा लिया है इस प्रीवियस ईयर में उसका पैसा तू दे के जा, क्योंकि अब तू लौट के तो आएगा नहीं, क्योंकि इंडिया छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो ये छोटे से एग्जाम्पल्स हैं, तो वो एक बार आप पढ़ लेना, कोई ज्यादा वो नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है वही है। थर्ड है असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर आर्टिफिशियल जुडिशियल फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर, भाई कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ है, कोई पर्टिकुलर छोटा सा प्रोजेक्ट मिला, उसमें बहुत सारे लोग मिल गए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना लिया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना लिया, वो छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, 5 दोस्तों ने मिलकर किया और फिर निकल लिया, अपने अपने रास्ते चले गए, तो ऐसे लोगों को बोलेंगे तूने अपना सारा काम कर लिया, खत्म कर लिया, अपना जॉइंट वेंचर खत्म कर लिया, अपना एसोसिएशन पर्सन खत्म कर दिया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वाली सारी चीजें, तो ऐसा कर तू अभी टैक्स दे दे, ठीक है। तो एक वो तो वो जो शिपिंग बिजनेस का काम कर रहा है नॉन रेजिडेंट, एक तो वो जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तीसरा वो जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, एसोसिएशन पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, जिन्होंने एक छोटे से इवेंट में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम करना शुरू किया और काम कर खत्म हुआ, सारी चीजें उन्होंने खत्म कर दी, तो ऐसे लोगों को बोलेंगे तो अभी टैक्स दे दे। असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड, ऐसे बंदे को जो बंदा ऐसा लग रहा है कि ये बंदा ना अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा टैक्स बचाने के लिए, तो ऐसे बंदे को भी पकड़ लेंगे और उसको बोलेंगे तो अभी टैक्स दे, ठीक है। फिर डिसकंटिन्यूड बिजनेस, भैया तूने तो अपना बिजनेस ही बंद कर दिया, तो बिजनेस ही बंद कर दिया तो अगले साल तक तू रहेगा नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो डिसकंटिन्यूड बिजनेस के केस में प्रीवियस ईयर में ही इससे हम टैक्स ले लेंगे। तो ये छोटे से पॉइंट्स थे, आप बस एक बार पॉइंट देख लेना, रीड आउट कर लेना, फिर खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है आप वही लिख दोगे तो बहुत है। नाउ रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 21/22 अगर असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर क्या है 20-21, अभी भी आपको 1 साल 1.5 साल पहला पुराना वाला पढ़ाया जा रहा है। तो हम रेट ऑफ टैक्स भी देख लेते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल है 60 साल से कम है तो 2.5 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं देना है, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% देना है, 5 से 10 में 20% देना है और 10 से ऊपर में 30% देना है। ये तो ये 12,500 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो कैलकुलेट करोगे तो ये 12,500 आएगा, तो 12,500 तो इस कैटेगरी में आ जाएंगे तो 12,500 तो देना ही देना पड़ेगा, और जो एडिशनल अगर आता है उस पर 20% दे दो। फिर ये एक 12,500 इसलिए आ रहा है क्योंकि 12,500 ये और 1 लाख यहाँ का, फिर इसके एडिशनल 10 से ऊपर चला जाता है। मान लेते हैं अगर किसी की इनकम 15 लाख है, तो सिंपल सी बात है 5 लाख पे तो भैया ये दे दो 30%, और ये ऑलरेडी 1,12,500 कैलकुलेटेड है 10 लाख तक, तो 1,12,500 प्लस 5 लाख का 3% निकाल दो 1,50,000, तो हो गया जी 15 लाख का टैक्स। तो ये एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। अब इनके लिए एक नया रिजाइम लेके आए टैक्स का, भाई ठीक है तुम इन सब चीजों में नहीं जाना चाहते हो, तुम्हें थोड़ा सा रेट कम चाहिए, तो एक काम करो तुम्हारे लिए एक नया सेक्शन है 115 BAC, इसमें 2.5 लाख तक तो नहीं है, लेकिन 2.5 से 5 में 5% है, 5 से 7.5 में 10% है, 7.5 से 10 में 15% है, और 10 से 12 में
20% है, 12 से 15 में 25% है, 15 से 25 आगे चलने में 30। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ देखो, 2.5 का 2 गुना क्या होता है 5, 5 का 2 गुना कितना है 10, 7.5 का 2 गुना कितना है 15, 10 का 2 गुना कितना है 20, बस 12.5 का 2 गुना कितना है 25 और 15 का 30। मतलब आप याद कर लो, 2.5, 5, 7.5, 10, 12, 50 और 15, तो 2.5 लाख का स्लैब होगा तो नील है। 2.5 से 5 पे 5%, 5 से 7.5 पे 10%, 7.5 से 10 पे 15%। मतलब जो भी आप स्लैब की शुरुआत हो रही है, इस स्लैब से आप डबल करते चले जाओ रेट को, आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे बंदों को जो 60 ईयर्स और मोर है बट लेस देन 80 ईयर्स, जो 60 साल से तो ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, तो मतलब सीनियर सिटीजन है, तो बस सब कुछ सेम है। 2.5 लाख की जगह उनको क्या है 3 लाख की बेनिफिट है। लेकिन जो ये बीएससी वाला है, जो न्यू टैक्स रिजाइम है, इसमें सेम है, इसमें आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। ये इसमें कोई फर्क नहीं है, जैसे पुराना है वही नया भी है। ठीक है, बस यहाँ देखना जो एग्जिस्टिंग टैक्स रिजाइम है उसमें 3 लाख तक की एग्जाम्पशन है, बाकी सब सेम रहेगा। ये 60 ईयर्स और 60 ईयर से ज्यादा और 80 ईयर से कम। अब हम देख रहे हैं 80 ईयर से ज्यादा के लोगों के लिए, 80 ईयर से ज्यादा के लोग के ज्यादा के लिए क्या होगा, बस आपको वहां पे 2.5 3 की जगह यहाँ पे 5 लाख तक एग्जाम्पशन नहीं है, बाद बाकी सब सेम है। और यहाँ सब कुछ सेम है, यहाँ कुछ भी नहीं बदल रहा है, यहाँ पे कोई छूट नहीं है अगर आप ऑप्शनल में जाते हो 115 BAC में। ये सब करने के बाद आपको रिबेट मिल जाता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक ही बनती है एनुअली, तो वैसे तो 2.5 लाख तक वैसे एग्जाम्पशन है, लेकिन 2.5 से 5 पे आपको 5% देना है, जो कि 12,500 हो जाता है टैक्स। तो ऐसे केस में जिस बंदे की इनकम 5 लाख तक ही है, तो उसको डिडक्शन दे देते हैं, रिबेट मिल जाता है। 87A में उनको रिबेट दे देंगे, ठीक है भैया देखो 5 लाख तक तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वैसे तो स्लैब ये कहता है भैया 2.5 लाख तक ही नील है, लेकिन 2.5 से 5 में जो 5% निकल रहा है टैक्स 12,500, अगर ये कहते हैं कि 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको रिबेट दे देंगे, मतलब आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम इन शॉर्ट बोलते हैं कि 5 लाख तक तुम्हारी इनकम है तो टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वो 87A के रिबेट मिलने के बाद बोलते हैं वो सब। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड, ये सब करने के बाद आपको टैक्स कंप्यूट करने के लिए आपको उसमें लगाना पड़ता है एक एक तो सरचार्ज है कॉन्सेप्ट। चलो सरचार्ज के टॉपिक हम, या मार्जिनल रिलीफ के टॉपिक को, एजुकेशन सेस के टॉपिक को हम अगले लेक्चर में कवर करते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ तो इसके लिए आप देख लेना, अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो थोड़ा सा स्पीड स्लो कर सकते हो, यूट्यूब में इतनी तो फैसिलिटी है। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और समझेंगे सरचार्ज के टॉपिक को, मार्जिनल रिलीफ के टॉपिक को, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के टॉपिक को, और बढ़ेंगे। हम आ गए हैं अपने 98 नंबर के पेज पे और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक एक पेज पे जाऊं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। या चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लग रहा है, क्या मैं कुछ ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ या जल्दी जल्दी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।